पहला प्रश्न अपना लेदर इंडस्ट्री देख लिया। दूसरा प्रश्न था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वहाँ पर क्या चैलेंज है। आपने अगर ये जवाब नहीं लिखा है, आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करें, 8 मिनट के लिए जवाब लिखो, देन रिज्यूम। वेलकम बैक, आई होप आपने जवाब लिखा है। देखते हैं। अपना ये प्रश्न था कि नेचुरल फाइबर बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेने में कैसे आसानी या सुविधा रहती है। देखिए, नेचुरल फाइबर्स दे कुड बी प्लांट बेस्ड जैसे कि कोकोनट, कॉटन, जूट, बाम्बू, पाइनएप्पल, एंड दे कुड बी एनिमल बेस्ड जैसे कि वूल और सिल्क है। ये सभी नेचुरल फाइबर्स कुदरती रेशा उसकी श्रेणी में आते हैं। अब इससे 8वें नंबर का अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जैसे डिमांड बढ़ेगी जल्दी आप लोगों को ले सकते हैं। महिलाओं के लिए इंडस्ट्री काफ़ी फ्रेंडली है। वियतनाम और बांग्लादेश, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो केवल एक्सपोर्ट के जरिए इतनी फूली फाली है कि बहुत बड़ी हो गई है। तो भारत के पास तो हम तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक भी अपनी तो बहुत सारी डिमांड है। सो देयरफॉर इट कैन प्रोवाइड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। नंबर 10 गोल कि हमने इनइक्वालिटी कम करना है। यस, तो वो भी है। दिस इंडस्ट्री प्रमोट्स इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? भारत में आप जूट बैग बनाएं और वो अमेरिका के वॉलमार्ट वगैरह के अंदर उसे यूज किया जाए, तो अमीर देशों से गरीब देशों में पैसे आ रहे हैं। अमीर लोग सिल्क स्कार्फ वगैरह खरीदे तो गरीब महिलाओं को पैसा मिला है। सो लाइक दैट मनी इज मूविंग फ्रॉम रिच पीपल टू पुअर, रीडिस्ट्रीब्यूशन में मदद। उसी प्रकार किसानों में भी, किसी के पास अच्छी जमीन है तो ही कैन कल्टिवेट राइस, शुगर केन, समथिंग, बट वो किसान को भी उसे पैक करने के लिए तो जूट का बैग चाहिए होगा। और जो किसान इस प्रकार थोड़ी खराब प्रकार की जमीन, लो लाइंग लैंड, हाई रेनफॉल, वहाँ पर वो जूट का कल्टिवेशन करे और उससे वो बना के सप्लाई कर सकता है। सो लाइक दैट मनी मूविंग फ्रॉम रिच फार्मर टू पुअर फार्मर। और उसी प्रकार गरीब देशों से गरीब राज्यों से अमीर राज्यों की तरफ, एंड लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू। तो कैसे ये इनइक्वालिटी कम करने में मदद करता है। अपना 12 नंबर का गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो हाँ, अगर आप सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाएंगे उसके सामने ये नेचुरल फाइबर वाली टेक्सटाइल, तो 1/20 इतना टाइम्स कम ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। और उसके अंदर भी अगर आपने नेचुरल डाई यूज़ किया तो फिर वो जीरो एफ्लुएंट, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, सारे अच्छे मुद्दे हो जाते हैं। सो देयरफॉर ये इंडस्ट्री तो काफ़ी हमको एसडीजी करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजेस हैं। मैंने सच ये योजना से मुद्दे उठाए हैं और ये जीनेरिक टाइप के किसी भी इंडस्ट्री में लिख सकते हो। पहला है प्रोडक्शन स्टेज पे। योजना वाले बोलते हैं कि ये मनरेगा के आने के चलते स्किल इज गेटिंग लॉस्ट, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वाले वो अब उसके नई पीढ़ी के लोग वो ये सोचते हैं ठीक है वहाँ थोड़ा काम कर लेंगे मनरेगा में और फिर शहर चले जाएंगे। तो वो अपना एकदम जो एंशियंट टाइप की चीज़ें थी वो अब हम बना नहीं पा रहे हैं। ऐसा 100 से ज़्यादा हमारे पास जीआई टैग्स हैं ये नेचुरल फाइबर और उसके हैंडीक्राफ्ट्स के। लेकिन उसका जो कमर्शियल स्टैंडर्डाइज मास स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे कि जीन्स तो इसका ये 36 नंबर 38 नंबर शर्ट का इतना, इस प्रकार से वो कर नहीं पाते। सो फॉर एग्जांपल पाटन का पटोला, ये वो कुछ भी इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स, डिमांड, साइज, उस हिसाब से हम लोग बना नहीं पा रहे, क्योंकि कैपिटल है नहीं, फ्रेगमेंटेड वैल्यू चेन है, ई कॉमर्स के साथ टाई अप, लेकिन इट इज स्टिल इन द नेशनल स्टेज। ऐसा नहीं कि भारत सरकार को कोई परवाह नहीं। वी स्टार्टेड दिस इंडियन हैंडलूम ब्रांड। जैसे ISI मार्क आपके हेलमेट पे है देन यू कैन बी सेटिस्फाइड कि हाँ आई एम प्रोटेक्टेड। सिंपली अगर किसी हैंडलूम के ऊपर ये IHB मार्क है तो फॉरेन कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड कि ये हैंड वोवन है, नेचुरल फाइबर यूज हुआ है, एकदम सेफ डाई, कोई चाइल्ड लेबर यूज नहीं हुआ वगैरह वगैरह। सो देन लाइक दैट वी क्रिएट आवर ओन प्रीमियमनेस और वो डिमांड जानने की कोशिश हो रही है। इनोवेशन में भी कमी है। अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कोई स्टेडियम डिज़ाइन करना है तो वे हम बड़े चाव से इंटरनेशनल कंसल्टेंट ले आके आते हैं, लेकिन ये अपने पास 100 से ज़्यादा GI टैग्स हैं ये अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के, नेचुरल टेक्सटाइल के। तो वहाँ पर उसे कैसे एकदम एप्पल और आईफोन जैसा ब्रांडिंग कराए, उसके लिए हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट का उपयोग नहीं करते। एंड ऑपोजिट टू दैट इवन लोकल NGO कम्युनिटी नॉलेज है उसको भी हम शंका की नज़र से देखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं कि ओके NGO ये तो मतलब कि नक्सलवादी होगा। सो दैट पार्टनरशिप, genuine partnership between government and the people, civil society is missing, therefore नेचुरल फाइबर वाली इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड कंपटीशन तो है ही, सिंथेटिक फाइबर, पावरलूम, इनके चलते लोग सस्ता वाला माल ले लेते हैं। बांग्लादेशी जूट के बैग भारत में कम्पीट करते हैं और वियतनाम के सस्ते जीन्स और टी-शर्ट वो इंटरनेशनल मार्केट में हमको खा जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन ऑल्सो वी आर अनेबल टू प्रोग्रेस। GST आने वाला है, उससे क्या होगा? ये योजना में लिखा गया है कि भाई जैसे भी कोई चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होना अपेक्षित है। तो ये GST के
ये लगता है इन सब एक्सपर्ट को कि खादी, हैंडलूम, कॉटन, टेक्सटाइल, कारपेट, इन सब में क्योंकि उनका जीएसटी के चलते दाम बढ़ेगा, सो डिमांड विल गो डाउन और सब्सटीट्यूशन इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, मतलब सिंथेटिक प्रकार की चीज़ों का चलन और बढ़ेगा। तो ये एंटी आर्ग्यूमेंट है कि जीएसटी से भी एक चैलेंज है नेचुरल फाइबर को। प्रो आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए, इन द जीएसटी रिजीम द एक्सपोर्ट्स विल बी जीरो रेटेड, तो विदेशी आदमी को ये चीज़ें सस्ती लगेंगी एंड देयरफॉर विथ मार्केट आउटरीच प्रोग्राम, अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 वगैरह, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये ब्रेग्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम वगैरह में भी हम और पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। जीएसटी से मतलब कि पूरी खड्डे में चला जाएगा ऐसा तो नहीं है। अब कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस देखते हैं। जूट इंडस्ट्री, जूट का कल्टीवेशन होने के बाद रेटिंग प्रोसेस होता है, मतलब उसे आप पानी में भिगोइए, केमिकल कुछ डालिए, तो जो सेल्यूलोजिक उसका मावा है वो पिघल जाएगा और केवल फाइबर्स रेसे ही बचेंगे। फिर उसके आप पत्थर मार के, हथौड़ा मार के वो उसको अलग करिए, लाइक दैट यू डिराइव द फाइबर्स। लेकिन भारत में ये समस्या है कि साफ पानी की शॉर्टेज है, प्रिमिटिव मेथड्स, केमिकल हम यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली जो जूट फाइबर्स मिलेंगे दे आर वेरी कोवर्स, एकदम गंदे जैसे दिखने वाले, और मतलब कि जो एकदम महीन मुलायम टाइप की चीज़ें विदेशी लोगों को पसंद है वो नहीं बना पाते। एज सच वॉलमार्ट, टेस्को, इन सब शॉपिंग मॉल में भी आजकल ये एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे इस प्रकार की जूट बैग का चलन ज़्यादा है, लेकिन वो लोग बांग्लादेश से अपनी इंपोर्ट ले लेते हैं, भारत की जूट बैग को वो पसंद नहीं करते हैं। सो वी नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज। जैसे वो लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आज के चलते हमारी उद्योग आगे नहीं बढ़ पाए, सेम इज द प्रॉब्लम विद दिस जूट इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसा जूट इज अ कोर्स फाइबर, तो केवल पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं, उसका शर्ट पैंट तो होने से रहा। तो अब क्योंकि ये वेस्ट बंगाल वगैरह गरीब इलाकों में बनाया जाता है, तो सरकार ने एक कानून बनाया था 87 में, जूट पैकेजिंग एंड मटेरियल एक्ट, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी उसको प्लास्टिक की नहीं जूट बैग के अंदर ही पैक करना पड़ेगा, ताकि ये जो यहाँ पर जूट इंडस्ट्री है उसको डिमांड मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन, शुगर वगैरह वगैरह। अब जब भी आप किसी इंडस्ट्री को इस प्रकार से सीधा सीधा मुंह में अनाज डाल दोगे तो इनोवेशन होगा नहीं, डाइवर्सिफिकेशन होगा नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, बस यूनियनबाजी चलती रहती है। और उसके विपरीत बांग्लादेश में ऐसा कोई प्रोटेक्शन उन्होंने दिया नहीं, तो उनको तो कम्पीट करना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है, देयरफॉर दे आर प्रोग्रेसिंग एट अ फास्ट रेट। सीमेंट, फर्टिलाइजर वगैरह में हम अब यूज़ नहीं करते जूट बैग्स को, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, सो डिमांड इज गोइंग डाउन। और जब ये भारत और ईस्ट पाकिस्तान इन सब का बंटवारा हुआ था, तो हमारे हिस्से में मिल्स आ गई, लेकिन अच्छा जो कल्टीवेट करने का एरिया है वो सारा बांग्लादेश में चला गया था। सो दोज आर ऑल्सो सम मिसलेनियस चैलेंजेस। खैर, ऐसा एक दूसरा नेचुरल फाइबर सिल्क, वहाँ पर क्या चैलेंज है कि चाइना और जापान वाले टेम्परेट सेरिकल्चर परस्यू करते हैं, तो वो उस टेक्निक के अंदर पर ककून, पर लीफ उनको ज़्यादा लेंथ वाला, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का सिल्क का धागा मिलता है। तो हमें भी इस प्रकार का टेम्परेट सेरिकल्चर या बाय वोल्टेन सेरिकल्चर उसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। चीन और जापान के अंदर ये पूरा सिल्क का जो इंडस्ट्री है इट हैज़ बिकम कॉर्पोरेटाइज्ड, तो एकदम बढ़िया तरीके से लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होगा। हमारे यहाँ तो अभी भी वो हैंडलूम प्रकार का ही है, तो उस कारण से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये सिल्क के ककून से वो धागा निकालने के लिए ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन बनाए गए, जिससे कि जल्दी जल्दी उत्पादन हो सके। तो मेक इन इंडिया के तहत इसको और पॉपुलराइज करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार ये GIS मैपिंग आप करिए कि कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर ये सिल्क का जो भी कीटक होता है उसे मजा आए, इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जा सके, तापमान अनुकूल है। लाइक दैट वी हैव टू फाइंड न्यू एरियाज टू इंक्रीज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन कल्टीवेशन। उसी प्रकार प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड हो, नैनो मटेरियल, जेल्स वगैरह, मेडिकल एप्लीकेशन में इसका उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। समथिंग वी हैव टू डू। खैर, अपने पास अब पर्याप्त मटेरियल है प्रश्न का जवाब लिखने के लिए कि भाई नेचुरल फाइबर्स और SDG में कैसे और क्या चैलेंज है। इंट्रोडक्शन कैसे करें, डिफाइन भी कर सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, या फिर कि ओरिजिन से भी कर सकते हैं। ओरिजिन वाला कुछ इस तरह से कि भाई प्राचीन भारत से ही भारत के टेक्सटाइल दे हैव बीन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर कलर, डिजाइन, एस्थेटिक एंड क्राफ्टमैनशिप। और क्योंकि भारत के अंदर रिच एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही प्रकार के नेचुरल फाइबर्स चल रहे हैं। और देखिए, सिंस एंशियंट टाइम मतलब वो नेचुरल फाइबर ही होगा, उस वक्त सिंथेटिक नायलॉन, टेरिलिन थोड़ी था। खैर, तो इंट्रोडक्शन कर दिया, ओरिजिन प्रकार का बताया। अब बॉडी में क्या लिखना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे मदद करता है, रिसेशन, जॉब, पॉवर्टी, इक्विटी, वीमेन एम्पावरमेंट। फिर जूट तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सिल्क उसकी 4 प्रकार की वेराइटी है, तो बहुत सारा, और उसके लिए हमने पेड़ भी लगाने पड़ते हैं, सो लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया वगैरह वगैरह, आप लिख सकते हो। एंड सेकंड पैराग्राफ में अब चैलेंजेस की बात करिए। कुछ जीनेरिक टाइप की है कि सभी को लागू पड़ती हैं,
कैपिटल, लॉजिस्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स के साथ कंपटीशन, और जूट की अपनी जो समस्याएं मैंने बताई रेटिंग के लिए वगैरह, सिल्क की अपनी समस्या जो मैंने बताई, वो कुछ आप लिख सकते हैं। अल्टीमेटली कंक्लूड क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हर एक जवाब में कोई डीपीएसपी से कंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे पेपर में एक दो जगह पे कर सकते हो और मौका मिले तो चौका मारना ही चाहिए। अब देखिए ये नेचुरल फाइबर मतलब हैंडलूम या ऐसी कुछ बात आई तो हाँ ये तो डीपीएसपी में कहीं है, तो बनाते हैं ऐसा जवाब कि भाई लॉन्ग बिफोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे बिकम अ बजवर्ड। ये तो अभी 92 में रायो समिट हुआ, फिर 2012 में रायो +20, तब जाके एसडीजी कर रहे हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को तो उनके जमाने से ये पता था। दे न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल फाइबर बेस्ड इंडस्ट्री, देयरफॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री वाज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन अब कॉटेज से आगे कॉर्पोरेटाइज इनोवेशन टाइप का कुछ करने का है। So, if the bottlenecks are addressed with the vigor under Make in India, this sector holds an immense potential for sustainable development. So, पॉजिटिव नोट में दोनों ही चीज़ों को कंक्लूड हमने कर दिया। इसी प्रकार के अगर और कुछ प्रश्न पूछे जाए कि ये भारत के अंदर जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन और सब्सिडी भी दी जा रही है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू सरपास बांग्लादेश, ऐसा क्यों है, लिखिए, तो अब आप अपने आप लग सकते हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में ये पूछा जाए कि भाई एज सच सिल्क इज कंसिडर्ड क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, तो उसे एक्सपोर्टेड कमोडिटी के बीच में भी उसकी महारानी क्वीन बनाने के लिए भारत ने क्या करना चाहिए। अगेन सफिशिएंट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। साइड नोट पे ये टेक्निकल टेक्सटाइल योजना में दिया था। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब ये पैंट शर्ट तो मैं रोज पहनता हूँ, बट ऐसी चीजें जब हम रोज नहीं पहनते दैट इज टेक्निकल टेक्सटाइल, जैसे कि ये मेडिकल गाउन, पिलो, उस प्रकार की चीजें। फिर ये ऑडिटोरियम में साउंड प्रूफिंग के लिए गद्देदार जो दीवार बनाई जाती है, दैट टाइप ऑफ मटीरियल। ये लैंडस्लाइड वगैरह से बचने के लिए रोड बिल्डिंग में जो जियो टेक्सटाइल यूज की जाती हैं। फिर स्पोर्ट्स के अंदर ग्लोव्स और दूसरी ऐसी बॉल वगैरह चीज़ों में मोबाइल का कवर बना दिया, पैकेजिंग मटेरियल, ऑल दोज थिंग्स आर टेक्निकल टेक्सटाइल। तो यहाँ भारत क्यों इंटरनेशनल कैप्टन नहीं है, बिकॉज अगेन चाइना इज द कैप्टन। वहाँ से हमने टेक्नोलॉजी मशीन इंपोर्ट करना पड़ता है, खुद का इनोवेशन अभी करना बाकी है, और यहाँ पर बिजनेस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेयरनेस, RDI, R&D वो सब मिसिंग है, तो वो करने की आवश्यकता है। खैर, तो इस प्रकार से लेदर इंडस्ट्री देख ली, नेचुरल टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री देख ली। अपना तीसरा प्रश्न ये था कि बल्क ड्रग क्या होता है और उसको उस इंडस्ट्री में भारत को सेल्फ रिलायंट करने के लिए क्या करना चाहिए। आई होप आपने जवाब लिखा है, वरना 8 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, जवाब लिखिए, फिर वीडियो रिज्यूम करना। वेलकम बैक, आई होप आपने जवाब लिखा है। प्रश्न ये था कि एक्सप्लेन बल्क ड्रग्स, तो मतलब व्याख्या से इस जवाब की शुरुआत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वीक सेक्शन 500, उसकी आप स्ट्रिप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें पैरासीटामोल है जिसकी मदद से पेन रिड्यूस होता है, फीवर रिड्यूस होता है। फिर फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जिसकी मदद से डीकंजेस्टन मतलब नाक बंद, जुकाम, इसमें राहत मिलती है। थर्ड इज कैफिन हाइड्रेस जिसकी मदद से सरदर्द में अपने को राहत मिलती है। तो मतलब कि ये जो फाइनल वीक सेक्शन 500 है उसके अंदर तो 3 कंपोनेंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। और उसके अंदर ये जो आंतरिक चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल है, विच आर गिविंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट टू द फाइनल ड्रग, दीज थिंग्स आर कॉल्ड बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन क्या है, भारत में इसको क्यों प्रतिबंध किया गया, अपने लिए काम का नहीं, बिकॉज ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया है। बल्क ड्रग वाला बाकी है, तो ये आज तैयार कर रहे हैं। बल्क ड्रग क्यों भारत को सेल्फ रिलायंट करना है, बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर डिपेंडेंट मेनली ऑन द चाइनीज इंपोर्ट्स। इससे क्या नुकसान होता है, 3 टाइप के नुकसान होते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक, मान लो कि युद्ध छिड़ गया और चाइना वालों ने ये बल्क ड्रग हमको बेचना बंद कर दिया, तो भारत की 75% ऑफ द इंडस्ट्री इज रिलायंट ऑन दिस चाइनीज बल्क ड्रग्स ओनली। तो फिर वो पूरी इकोनॉमी एक तो कोलैप्स हो जाएगी, इतने सारे बीमार लोग हैं, उनकी दवाई कौन करेगी, राइट। सो लाइक दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी बल्क ड्रग में तो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार इकोनॉमिक, कि अगर इतना सारा हम चाइना से इंपोर्ट करें, सो आवर ट्रेड डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, राइट। और क्योंकि चाइना के अंदर पेनिसिलिन और पैरासीटामोल का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, सो दे आर डंपिंग दोज प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। तो ये भी उसके सामने भारत की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड जितना लगे आप लिख सकते हो। एंड थर्ड इशू इज क्वालिटी रिलेटेड, कि रास्ते का माल सस्ते में वो भारत में आ रहा है, तो मेडिकली दिस मे बी डेंजरस। अब भारत को यहाँ पर सेल्फ रिलायंट करना है तो क्या करना चाहिए, कोई भी सजेशन पूछा जाए, जब तक किसी कमिटी ने बोला है तो वही रिपीट कर दीजिए, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है नहीं। सो हियर वी विल डू VM कटोच कमिटी। उसने क्या बोला, प्रेजेंट अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $32 बिलियन की है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी धीरे धीरे ग्रो होके $110 बिलियन तो हो ही जाएगी 2030 तक। लेकिन सरकार अगर थोड़े बहुत पॉलिसी इनिशिएटिव ले ले तो $200 बिलियन तक की ये इंडस्ट्री बन सकती है, और यहाँ पर बल्क ड्रग का काफ़ी महत्व है।
तो उसके लिए हम क्या क्या करें? सबसे पहले कटोच ने बोला कि बल्क ड्रग पार्क प्रमोट करिए। देखिए, बल्क ड्रग बनाने के लिए एक तो उसके एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है और केमिकल उसके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, जिसके कारण अगर भारत में इसका उत्पादन करेंगे तो चाइना से 4 गुना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा शेयरिंग टाइप का कुछ सोचना पड़ेगा। सो देयर शुड बी सम बिग पार्क जहाँ पर अलग अलग कंपनियों के यूनिट्स हों और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, उनको सस्ते में कोई इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, ऐसी सुविधा हो, देन ओनली वी कैन ग्रो मोर। और उसी प्रकार उस पार्क के अंदर टेस्टिंग लेबोरेटरी, आईपीआर मैनेजमेंट, पैकेजिंग, गेस्ट हाउस, ये सब भी करना चाहिए। एंड इट इज़ डिजायरेबल कि ये इंडस्ट्री तमिलनाडु, गुजरात की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के आसपास हो, ताकि वहाँ से जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता रहे। सो लाइक दैट, इस प्रकार से अगर हम 6 बल्क ड्रग पार्क बनाएं यूजिंग एसपीवी, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब ये टेम्पो नहीं खरीदना है, पब्लिक सेक्टर का थोड़ा पैसा लेके आई, प्राइवेट सेक्टर का, लाइक दैट यू मेक अ न्यू कंपनी और वो कंपनी इसको इंप्लीमेंट करे, जैसे गिफ्ट सिटी वगैरह हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा किया गया तो ऐसा एक एक बल्क ड्रग पार्क, इट हैज़ पोटेंशियल टू जनरेट $1 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्शन, तो ये करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये कुछ अपने खड्डे में गए सरकारी निगम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको भी रिवाइव करना चाहिए, ताकि एकदम एसेंशियल पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, इस प्रकार के बल्क ड्रग का निर्माण वो भी शुरू करे। फीजल इंसेंटिव भी देने चाहिए कि जो इस बल्क ड्रग पार्क के अंदर अपनी उद्योग लगाएगा, अगले 10 साल के लिए उसे केंद्र और राज्य सरकार के सभी टैक्स से माफी होगी, उसे अगर लोन चाहिए तो सस्ते में लोन मिल जाएगा, समथिंग। तो इस प्रकार से कुछ करना चाहिए। सरकार को भी लगा कि हाँ, ये बल्क ड्रग पे फोकस करना है। सो 2015 was declared as, in India it was declared as year of active pharmaceutical ingredients। उसी तरह से सेमिनार, वर्कशॉप, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, वो सब काम किए गए। एक ये भी सोच चल रही थी सरकार की कि 2016 में एक पॉलिसी बनाए फॉर बल्क ड्रग्स, लेकिन अंत में फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। हो सकता है बिकॉज ये लैंड एक्विजिशन और फीजल डेफिसिट, इसके कुछ उनको आयाम दिखे हों, बट अल्टीमेटली ऑल्दो दे डिड नॉट मेक अ पॉलिसी, उन्होंने राज्य सरकारों को तो ये दिशा निर्देश दिया है कि आप बल्क ड्रग पार्क्स बनाइए, प्रमोट करिए, हम अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे। और क्या कर सकते हैं, बल्क ड्रग के पार्क बनाए, उसके बाहर भी अगर कहीं पर रिसर्च, डिजाइन, इनोवेशन, न्यू मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं तो उसे प्रमोट करना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को इनकम टैक्स डिडक्शन दिया जाए 200-400% कुछ। अगर कहीं बाहर से बल्क ड्रग बनी है बट उसका क्लिनिकल ट्रायल भारत में किया जाए तो वहाँ पर भी सर्विस टैक्स वगैरह में माफ़ी, ताकि वो इंडस्ट्री और जल्दी पनपे। और उसी प्रकार इंडस्ट्री और रिसर्च, एकेडेमिया, उनके बीच में कुछ तालमेल बिठाइए आप, चाहे फिर वो CSIR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के साथ कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। और कंपटीशन, हम पाते हैं कि US FDA वाले तो उनका जब भी मन आए वो भारत के अंदर ये सन फार्मा वगैरह के इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। सो सेम वे इफ देर आर कंसर्न्स कि ये चाइना वाले जो यहाँ पर बल्क ड्रग बेचते हैं वो रस्ते का माल सस्ते में, कचरा, कुछ क्वालिटी नॉट मेंटेन, तो हमें भी हमारे जो DGCA वगैरह ने वहाँ पर जाके उसका इंस्पेक्शन साल में कम से कम 1 या 2 बार तो फॉरेन ट्रिप इंस्पेक्शन करना चाहिए। और अगर ये जो एलिगेशन लग रहे हैं कि चाइना वाले दे आर डंपिंग इनटू आवर कंट्री, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। खैर, इतने पॉइंट्स पर्याप्त हैं। हमसे पूछा गया था कि भाई एक्सप्लेन बल्क ड्रग्स, तो डिफाइन करेंगे। डेटा कुछ दे सकते हैं कि मेजोरिटी इंपोर्टेड इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस क्यों है, चाइना के सारे एंगल आप बताइए, क्या करना चाहिए, सजेस्ट वे वो भी कर सकते हैं। और कंक्लूजन क्या, लेदर टाइप का कि हाँ इनोवेशन और वो सब इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे, देन वी कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर। करते हैं बल्क ड्रग, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा। सो बल्क ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दे आर रॉ मटेरियल्स दैट प्रोवाइड थेराप्यूटिक इफेक्ट टू द फिनिश्ड ड्रग्स या फिनिश्ड डोजेज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, क्रोसिन के अंदर जो पैरासीटामोल है या विक्स एक्शन 500 के अंदर जो पैरासीटामोल है, अदरवाइज सिंपली इतना लिख दो पैरासीटामोल, पेनिसिलिन जी, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बल्क ड्रग्स। अब अपना बॉडी पैराग्राफ 1, वहां पर आप जरा ग्रीन पिक्चर यूज करिए कि ऑल्दो भारत के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लार्ज फार्मा कंपनीज, थाउजेंड्स ऑफ MSME इंडस्ट्री, ये सब तो है, दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, स्टिल मेजोरिटी ऑफ आवर बल्क ड्रग सप्लाई दिस कम फ्रॉम चाइना। और उसके चलते फॉलोइंग चैलेंजेस आर प्रेजेंटेड, इकोनॉमिक देख लो, स्ट्रेटेजिक देख लो, क्वालिटी, रस्ते का माल सस्ते में, एंड सो ऑन। तो दिस इज द ग्रीन पिक्चर। और बॉडी 2 के अंदर मैंने जितने दिखा है उसमें से जितना याद रहे उतने मेजर्स आप सजेस्ट करिए। एक और बात, जब भी आप इस प्रकार से नंबर लिखे, इंडिया हैज हंड्रेड्स ऑफ लार्ज कंपनीज, तो 100 इस तरह से लिखना है, 100 नंबर में नहीं लिखना चाहिए। फिर ये ड्रग MFG ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फुल फॉर्म में लिखना चाहिए। जब UPSC का आप जवाब लिखे तो ये शब्दों के अंदर ये थोड़ा आप केयर रखें। खैर, तो इस प्रकार से आपने ग्रीन पिक्चर दिखा दिया, कुछ सजेस्ट मेजर कर दिए। कंक्लूजन क्या करेंगे, पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करते हैं कि हाँ, बल्क ड्रग इंडस्ट्री इट इज सिग्निफिकेंट फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। सरकार को भी मालूम है, तो 2015 को ईयर ऑफ API डिक्लेयर किया था। सो विद द पॉलिसी
जिसकी चलते हम इनोवेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये सबको इंकरेज करें, देन इंडिया कैन डेफिनेटली एस्पायर, क्या ये वी कैन डेफिनेटली एस्पायर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी विद इन द कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वाइट कॉलर जॉब एंड सो ऑन, एंड वी कैन डेफिनेटली एस्पायर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन टू ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए जेनेरिक मेडिसिन के अंदर अपना दबदबा है, लेकिन बैकएंड में जो बल्क ड्रग का रॉ मटेरियल सप्लाई तो चीन से आ रहा है, तो अगर वो भी यहाँ पर हो जाए तो और हमारी जेनेरिक इंडस्ट्री फूलेगी फालेगी, देन वी कैन प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन टू एंटायर वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हम भी लीडर बन सकते हैं, पॉजिटिव नोट पे जवाब कर सकते हैं। खैर, तो ये अपनी मेंस पेपर 1 में आज़ादी के बाद नरसिम्हा राव दीनदयाल देख लिया, इंडस्ट्रियल लोकेशन में लेदर इंडस्ट्री देख लिया, नेचुरल फाइबर और एपीआई बल्क ड्रग्स भी समझ लिया। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी की तरफ पढ़ेंगे, तो ये अर्बन फ्लड्स और दूसरा डिजास्टर सेंडाई फ्रेमवर्क वो सारी बात करेंगे।